नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास किताब के बारे में। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, यानी सोचना तेज और धीमा। यह किताब लिखी है डैनियल कानेमन ने, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह किताब असल में हमें बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कानेमन कहते हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह की सोच होती है, एक है तेज सोच और दूसरी है धीमी सोच। इन दोनों को वो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। तो पहले बात करते हैं सिस्टम 1 की। सिस्टम 1 क्या है? यह वो हिस्सा है हमारे दिमाग का जो, आप जानते हैं, बहुत तेजी से काम करता है, बिना सोचे समझे, ऑटोमेटिकली। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2+2 कितना होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे 4। आपको सोचना नहीं पड़ा, बस जवाब आ गया। या फिर अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक कोई कार आपकी तरफ आती है, तो आप तुरंत हट जाते हैं। यह सब सिस्टम 1 का काम है। सिस्टम 1 बहुत ही ऊर्जा कुशल है, यानी इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह गलतियां भी करता है, क्योंकि यह शॉर्टकट्स लेता है, जिन्हें हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। अब बात करते हैं सिस्टम 2 की। सिस्टम 2 वो हिस्सा है जो धीरे धीरे काम करता है, सोच समझकर। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 गुणा 24 कितना होता है, तो आपको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यह सिस्टम 2 का काम है। जब भी हमें किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, या ध्यान से किसी चीज को एनालाइज करना होता है, तब सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है। अब दिक्कत यह है कि देखिए, सिस्टम 2 बहुत आलसी होता है। इसको चलाने में बहुत ऊर्जा लगती है, तो हमारा दिमाग ज्यादातर सिस्टम 1 पर ही भरोसा करता है, और यहीं से शुरू होती हैं हमारी गलतियां। कानेमन अपनी किताब में बहुत सारे कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताते हैं। कॉग्निटिव बायसेस मतलब वो व्यवस्थित गलतियां जो हम सोचते समय करते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बायसेस के बारे में बात करते हैं। पहला है एंकरिंग इफेक्ट। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी हमें कोई नया इंफॉर्मेशन मिलता है, तो पहली जो चीज हम सुनते हैं या देखते हैं, वो हमारे दिमाग में एंकर बन जाती है। फिर बाकी सब चीजें हम उसी के रेफरेंस में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कार खरीदने गए हैं। पहली कार जो आपको दिखाई गई, उसकी कीमत है 20 लाख रुपए। फिर अगली कार जो 15 लाख की है, वो आपको सस्ती लगेगी, भले ही वो एक्चुअली महंगी ही हो। यह एंकरिंग इफेक्ट है। दुकानदार इस तरकीब का बहुत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या होता है कि हम जो चीजें आसानी से याद कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण या कॉमन मान लेते हैं। जैसे कि अगर टीवी पर बहुत सारी प्लेन क्रैश की खबरें आ रही हैं, तो लोग सोचने लगते हैं कि प्लेन में ट्रैवल करना बहुत खतरनाक है। लेकिन असलियत में, आप जानते हैं, कार एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा लोग मरते हैं, पर वो न्यूज में इतना नहीं आता, तो हमें लगता है कि प्लेन ज्यादा डेंजरस है। तीसरा है कंफर्मेशन बायस। यह तो बहुत कॉमन है। हम वो चीजें ढूंढते हैं जो हमारी मौजूदा विश्वासों को कन्फर्म करें। जो चीजें हमारे विचारों के खिलाफ हों, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं या कम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। जैसे कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आप वही न्यूज़ पढ़ेंगे जो उस पार्टी की तारीफ करती है, और जो न्यूज़ उसकी आलोचना करती है, उसे आप फेक न्यूज़ बोल देंगे। यह कंफर्मेशन बायस है। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे कानेमन बताते हैं लॉस एवर्शन। इसका मतलब है कि हमें किसी चीज को खोने का डर उसे पाने की खुशी से ज्यादा होता है। मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपए मिले, तो आपको खुशी होगी। लेकिन अगर आपके 1000 रुपए खो जाएं, तो जो दुख होगा वो खुशी से करीब दोगुना होगा। यही वजह है कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं। हम स्टेटस क्वो को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि चेंज में लॉस का डर होता है। यह कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है बिजनेस और मार्केटिंग में। कंपनीज इसका फायदा उठाती हैं।
जैसे कि लिमिटेड टाइम ऑफर, लास्ट 2 पीसेज रिमेनिंग। यह सब फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करता है, जो कि लॉस एवर्शन का ही एक फॉर्म है। kahneman एक और महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में बताते हैं, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। यह थ्योरी बताती है कि लोग रिस्क और प्रोबेबिलिटी को कैसे समझते हैं। पारंपरिक इकोनॉमिक्स कहती थी कि लोग रैशनल होते हैं और हमेशा लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन kahneman ने प्रूव किया कि देखिए, हम इतने रैशनल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हमारे डिसीजंस इमोशंस और बायसेस से बहुत प्रभावित होते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी बताती है कि हम गेन्स और लॉसेस को अलग अलग तरीके से देखते हैं। छोटे गेन्स के लिए हम रिस्क एवर्स होते हैं, यानी सेफ ऑप्शन चुनते हैं, लेकिन जब लॉस की बात आती है तो हम रिस्क सीकिंग हो जाते हैं, यानी रिस्की ऑप्शन चूज करते हैं बस लॉस से बचने के लिए। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर आपको चॉइस दी जाए, पक्के 900 रुपए लो या फिर 90% चांस पर 1000 रुपए जीतो, ज्यादातर लोग 900 रुपए पक्के लेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पक्के 900 रुपए लॉस हो जाएंगे या फिर 90% चांस है कि 1000 रुपए लॉस होंगे, तो लोग गैम्बल करेंगे, रिस्की ऑप्शन चूज करेंगे। अब बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की। यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपनी एबिलिटीज और नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि अगर आप ड्राइवर्स से पूछें कि क्या वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर्स हैं, तो 80 से 90% लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन लॉजिक से तो सिर्फ 50% ही एवरेज से बेहतर हो सकते हैं, है ना? यह ओवर कॉन्फिडेंस बहुत नुकसान कर सकता है। बिजनेसेस में लोग अपने प्रोडक्ट्स की सक्सेस को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में लोग सोचते हैं कि वो मार्केट को बीट कर सकते हैं, लेकिन असलियत में कुमर यह बहुत मुश्किल होता है। एक और कॉन्सेप्ट है हाइंडसाइट बायस। इसे आई न्यू इट ऑल अलोंग इफेक्ट भी कहते हैं। जब कोई इवेंट हो जाता है तो हमें लगता है कि हमें पहले से ही पता था कि यह होने वाला है, लेकिन सच में हमें नहीं पता था। जैसे कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोले कि हमें पता था यह होने वाला है, लेकिन अगर सच में पता होता तो वो पहले क्यों नहीं बोले? यह हाइंडसाइट बायस है। देखिए, एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट वो पैसा या समय है जो आप पहले ही इन्वेस्ट कर चुके हैं और जो वापस नहीं आ सकता। फैलेसी यह है कि हम उस संक कॉस्ट की वजह से गलत डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक मूवी की टिकट खरीदी 500 रुपए में। मूवी शुरू हुई और वो बहुत बोरिंग है, लेकिन आप सोचते हैं मैंने 500 रुपए दिए हैं तो पूरी मूवी देखनी चाहिए, लेकिन तार्किक रूप से वो 500 रुपए तो गए ही। अब आप अपना 2 घंटा भी वेस्ट करेंगे बोरिंग मूवी देखकर। यह संक कॉस्ट फैलेसी है। या फिर रिलेशनशिप्स में भी लोग कहते हैं मैंने इस रिलेशनशिप में 5 साल दिए हैं, अब नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा तो वो 5 साल पहले ही चले गए, अब अपनी फ्यूचर भी वेस्ट करेंगे। kahneman बताते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट के बारे में भी। सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने पर लोगों के डिसीजंस बदल जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर आपसे कहे कि इस सर्जरी में 90% सर्वाइवल रेट है, तो आप सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर वही डॉक्टर कहे इस सर्जरी में 10% लोग मर जाते हैं, तो आप डर जाएंगे। इन्फॉर्मेशन तो सेम है, बस फ्रेमिंग डिफरेंट है। पॉलिटिशियंस और मार्केटर्स इस तरकीब का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो सेम चीज को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब बात करते हैं रिग्रेशन टू द मीन की। यह स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम इवेंट्स के बाद चीजें एवरेज की तरफ आती हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट एक एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो नेक्स्ट एग्जाम में चांसेस हैं कि वो थोड़ा कम स्कोर करेगा। यह इसलिए नहीं कि वो लेजी हो गया, बल्कि इसलिए कि फर्स्ट एग्जाम में कुछ लक फैक्टर भी था जो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि पहली बार की तारीफ ने उसे ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया, या फिर अगर किसी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया
और हम उसे डांटें और नेक्स्ट टाइम वो बेहतर करे तो हम सोचते हैं कि हमारे डांट ने काम किया, लेकिन असल में यह सिर्फ रिग्रेशन टू द मीन है। कानेमन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, टू सेल्व्स। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जो पल में जीता है, और दूसरा है रिमेंबरिंग सेल्फ जो मेमोरी स्टोर करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों बहुत अलग होते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी मेडिकल प्रोसीजर में पेन हो रहा है 30 मिनट तक और फिर लास्ट में बहुत तेज पेन हो, तो आपकी रिमेंबरिंग सेल्फ इसे बहुत बुरा याद रखेगी। लेकिन अगर सेम 30 मिनट पेन हो और लास्ट में पेन थोड़ा कम हो जाए, तो एक्सपीरियंस को आप कम बुरा याद रखेंगे, भले ही टोटल पेन ज्यादा रहा हो। इसे पीकेन रूल कहते हैं। हम किसी एक्सपीरियंस को उसके पीक मोमेंट और एंड मोमेंट से जज करते हैं, ना कि टोटल ड्यूरेशन से। यह बहुत महत्वपूर्ण है बिजनेसेस के लिए। कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए। फिर कुमार बात करते हैं कि हम इन सब बायसेस से कैसे बच सकते हैं। कानेमन कहते हैं कि पूरी तरह से तो नहीं बच सकते, क्योंकि ये बायसेस हमारे सिस्टम 1 में बिल्ट इन हैं, लेकिन हम अवेयर हो सकते हैं। पहली चीज है स्लो डाउन। जब भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो, सिस्टम 2 को एक्टिवेट करें। जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, सोचें, एनालाइज करें, दूसरे पर्सपेक्टिव्स देखें। दूसरा, चेकलिस्ट बनाएं। पायलट्स, सर्जन्स ये सब चेकलिस्ट यूज करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेमोरी और इंट्यूशन अनरिलायबल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण डिसीजंस के लिए आप भी चेकलिस्ट बना सकते हैं। तीसरा, दूसरों की राय लें। अकेले में हमारे बायसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों से डिस्कस करें, खासकर जो हमसे डिसएग्री करते हों, तो हमें अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। चौथा, डेटा और एविडेंस पर फोकस करें। हमारी फीलिंग्स और इंट्यूशंस पर पूरा भरोसा ना करें। नंबर्स देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें। पांचवा, अपने पास्ट डिसीजंस को रिव्यू करें। जब भी कोई डिसीजन ले, उसे लिख ले कि आप क्यों यह डिसीजन ले रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। बाद में जब रिजल्ट्स आए तो कंपेयर करें। इससे आप अपने बायसेस को पहचान सकेंगे। कानेमन की यह किताब देखिए, यह सिर्फ साइकोलॉजी की किताब नहीं है, यह लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की किताब है। बिजनेस, इन्वेस्टिंग, पर्सनल रिलेशनशिप्स, हेल्थ डिसीजंस, हर जगह ये कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। जैसे कि इन्वेस्टिंग में, अगर आप लॉस एवर्शन और ओवर कॉन्फिडेंस को समझें तो बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। अपने स्टॉक्स को होल्ड करना सिर्फ इसलिए कि आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यह लॉस एवर्शन है। या सोचना कि आप मार्केट को बीट कर लेंगे, यह ओवर कॉन्फिडेंस है। हेल्थ डिसीजंस में भी डॉक्टर्स को अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का शिकार हो सकते हैं। अगर हाल ही में उन्होंने कोई रेयर डिजीज देखी हो तो वो उसका डायग्नोसिस ज्यादा सजेस्ट करेंगे, या कन्फर्मेशन बायस के एक बार जो डायग्नोसिस मन में आ गया उसी की तरफ सारे सिम्पटम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनल टेकअवे क्या है इस किताब से? पहला, हमारा दिमाग 2 सिस्टम्स में काम करता है, फास्ट और स्लो। दोनों की अपनी जगह है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कब कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। दूसरा, हम सब बायसेस के शिकार होते हैं। एंकरिंग, अवेलेबिलिटी, कन्फर्मेशन, लॉस कवर्शन, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। हम 100% रैशनल नहीं हैं। तीसरा, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा टूल है। जब हम अपने बायसेस को पहचानते हैं तो हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। हमें अपने सिस्टम 1 को कंट्रोल नहीं कर सकते पूरी तरह से, लेकिन सिस्टम 2 को एक्टिवेट करके हम चेक कर सकते हैं। चौथा, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए स्लो डाउन करें, डेटा देखें, दूसरों से बात करें, चेकलिस्ट यूज करें, इंट्यूशन पर पूरा भरोसा ना करें, खासकर महत्वपूर्ण मामलों में। और आखिरी बात, यह समझना कि हम गलत भी हो सकते हैं। विनम्रता रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, यह थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की एक विस्तृत सारांश। यह किताब सच में जीवन बदलने वाली है। अगर आप अपने सोच के पैटर्न को समझना चाहते हैं
बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। उम्मीद है आपको यह सारांश पसंद आया होगा। अगले ऑडियो बुक सारांश में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए और स्मार्ट डिसीजंस लीजिए। धन्यवाद।